हेलो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ। और उससे पहले हम थोड़ी सी पिछली कक्षा की चर्चा कर लें। पिछली क्लास में थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी। तो वो जो एडम स्मिथ की पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, ये मैंने उस क्लास में 1976 बोल दिया था। तो ये 1976 नहीं है, ये 1776 है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये आप ध्यान दे लेना इस पर, ये 1776 है, न कि 1976। और जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है उसका एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है। और ये प्रतिष्ठित विचारधारा के संस्थापक भी थे। इसके बाद में अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में हमने बात की थी। तो जो धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ, जेबी से, वॉकर सीनियर इत्यादि ने दी। फिर कल्याण संबंधी परिभाषा जेएस मिल, मार्शल पिगू कैनन। दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्सन ने दी। और इसके बाद में विकास संबंधी परिभाषा सैमुअलसन ने दी थी। इसके बाद में हम बात करते हैं, परिभाषाओं को लेकर सभी के अपने अपने मत थे। तो अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। तो ये बात रॉबिन्स ने कही थी, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। इसके बाद में अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। तो आदर्श विज्ञान किसने कहा था? आदर्श विज्ञान मार्शल ने कहा था। और अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये किसने कहा था? ये रॉबिन्स ने कहा था। तो ये कल की क्लास में हमने परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। और आज हम शुरू करने वाले हैं आगे का टॉपिक हमारा, जिसमें हम आज पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंदर व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि का उद्भव कैसे हुआ है, ये शब्द कैसे सामने आए, आज की क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें अर्थशास्त्र को, सबसे पहले रेगनर फ्रिश ने दो भागों में विभाजित किया था 1933 में। तो सबसे पहले किसने विभाजित किया? रेगनर फ्रिश ने इसे दो भागों में बांटा था, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि दोनों ही शब्द किसके हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं दोनों ही। माइक्रो कहाँ से आया? ये माइक्रो शब्द जो है हमारा माइक्रोज से आया था, और मैक्रो शब्द आया था मैक्रोज से। ये जो माइक्रोज और मैक्रोज है दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? लघु, सूक्ष्म या कोई व्यक्तिक इकाई। और मैक्रोज का क्या अर्थ होता है? वृहद या समग्र। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका जो यंत्र है वो है कीमत प्रणाली। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका है राष्ट्रीय आय एवं रोजगार। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर संतुलन, आंशिक संतुलन पाया जाता है। और जो समष्टि है उसके अंदर सामान्य संतुलन पाया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र सैद्धांतिक है और समष्टि अर्थशास्त्र व्यवहारिक है। तो इन दोनों का उद्भव, जो दोनों शब्द है व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो और मैक्रो, तो दोनों शब्द अंग्रेजी भाषा के कहाँ से आए? ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज और मैक्रोज से आए, जिनका अर्थ माइक्रोज का लघु और मैक्रोज का वृहद या समग्र होता है। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रेगनर फ्रिश ने किया था। कब किया था? 1933 के अंदर किया था। तो अब हम बात करते हैं आगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या? सबसे पहले तो इसका अर्थ समझते हैं हम। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों या अंशों अर्थात व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसका? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसे व्यक्तिगत इकाइयों का मतलब एक व्यक्ति, एक फर्म, उद्योग आदि की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर व्यक्तिगत इकाइयों के उद्देश्यों तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ये बात आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। व्यक्तिगत इकाइयों के उद्देश्यों तथा व्यवहारों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। बोल्डिंग ने व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र विशेष फर्मों
विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, आय, मजदूरों, एक व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? व्यष्टि अर्थशास्त्र की बोल्डिंग के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। इसके बाद में बात करते हैं प्रोफेसर चैम्बरलिन। प्रोफेसर चैम्बरलिन ने क्या कहा? व्यष्टि विशिष्ट मॉडल व्यक्तिगत व्यवस्था पर आधारित है तथा इसका संबंध अंतर व्यक्तिगत संबंधों से भी होता है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? प्रोफेसर चैम्बरलिन के द्वारा दी गई है। इसके बाद में बात करते हैं गार्नर एकले। इनका क्या मानना था व्यष्टि अर्थशास्त्र को लेकर? इन्होंने कैसे परिभाषित किया इसको? व्यष्टि अर्थशास्त्र में योगों का समग्र का भी अध्ययन किया जाता है। ये योग संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित न होकर केवल किसी एक विशेष क्षेत्र से ही संबंधित होते हैं। घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसकी कुछ विशेषताएं भी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं हैं। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंदर छोटे अंशों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? छोटे अंशों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर समग्र का भी अध्ययन करते हैं, परंतु ये अर्थव्यवस्था के एक छोटे भाग से संबंधित होते हैं। इन छोटी इकाइयों को सूक्ष्म चरों के नाम से पुकारा जाता है। कौन से नाम से पुकारा जाता है? सूक्ष्म चरों के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद में सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत। अब ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके अन्य नाम भी है कुछ। इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। और नंबर 3, सामान्य अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। सामान्य अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। और कीमत व उत्पाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। कीमत व उत्पाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। कीमत व उत्पाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखने हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, कीमत सिद्धांत, सामान्य अर्थशास्त्र तथा कीमत व उत्पादन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो अब आगे हम बात करते हैं ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है, ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र इसके जन्मदाता कौन थे? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता है, इसके जो जनक हम कह सकते हैं एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ माने जाते हैं। उनके स्वहित के विचार ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र को मजबूत आधार प्रदान किया था। और अल्फ्रेड मार्शल ने इसे लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंचाया। 1920 के पश्चात रेगनर फिश तथा मॉरिस डॉब ने माइक्रोस्कोप शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म दर्शक। ये बात आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखिए कि 1920 के पश्चात रेगनर फिश और मॉरिस डॉब ने माइक्रोस्कोप शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म दर्शक। इसके बाद में हम बात करते हैं तो ये जो माइक्रोस्कोप शब्द है का प्रयोग किया, लेकिन यह इतना अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया था। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट फिर बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण या वस्तु का कीमत सिद्धांत, साधनों की कीमत का सिद्धांत जिसे वितरण का सिद्धांत भी कहा जाता है, और आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण की बात करें तो वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? मांग व पूर्ति के द्वारा होता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? वस्तु की मांग व पूर्ति के द्वारा होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग व पूर्ति के द्वारा होता है। और इसके बाद में हम आगे बात करें मांग पर किसका प्रभाव पड़ता है? उपभोक्ता के व्यवहार का, और पूर्ति पर उत्पादन व लागत का। ठीक है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? बाजार का निर्माण होता है। मांग व पूर्ति की शक्तियों को अगर मिलाया जाए, उपभोक्ता का व्यवहार मांग से और पूर्ति उत्पादन व लागत से, और इनसे मिलकर क्या बनता है? बाजार। इसके बाद में हम बात करते हैं साधनों की कीमत का निर्धारण, वितरण का सिद्धांत। वितरण के सिद्धांत की बात करें तो इसमें मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ 4 भागों में इसको बांटा जाता है।
श्रमिक को क्या मिलती है? मजदूरी। भूमि को क्या मिलता है? लगान, ये इनका प्रतिफल है। और पूंजी को क्या मिलता है? ब्याज। और उद्यमी को क्या प्राप्त होता है? उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। तो ये वितरण का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखनी है। इनके प्रतिफल, मजदूरी का श्रमिक का प्रतिफल मजदूरी, भूमि का लगान, पूंजी का ब्याज और उद्यमी का लाभ। इसके बाद में तीसरा जो हमारा वो है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। अब इसके सिद्धांत के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र में किस किस का अध्ययन किया जाता है? किन किन का अध्ययन किया जाता है? तो उपभोग के सिद्धांत का, उत्पादन के सिद्धांत का, वस्तु कीमत के सिद्धांत का और साधन कीमत सिद्धांत, इनका इसके अंदर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अध्ययन किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। आगे जब प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले आता है व्यष्टि स्थितिकी। व्यष्टि स्थितिकी, उसके बाद में व्यष्टिगत तुलनात्मक स्थितिकी और व्यष्टि प्रावैगिकी। 3 प्रकार हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं व्यष्टि स्थितिकी की। व्यष्टिगत अध्ययन जब कीमत इत्यादि के आर्थिक चरों को स्थिर मानकर होता है तो कौन सा अध्ययन कहलाता है? व्यष्टि स्थितिकी अध्ययन कहलाता है। एक आर्थिक मॉडल विभिन्न आर्थिक चरों के संबंधों को बताता है जिसमें एक चर से अधिक संबंधों में पाया जाता है। व्यष्टि स्थितिकी मॉडल में मांग तथा पूर्ति, ये मांग तथा पूर्ति के द्वारा एक समय पर कीमत निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसको हम वक्र के द्वारा कैसे समझेंगे? यहाँ पर जो एस एस है पूर्ति वक्र है, डी डी जो है वो मांग वक्र है, और यहाँ पर ये जो है वाई अक्ष है ये एक्स अक्ष है। यहाँ पे हमने एक्स अक्ष पर तो मांग व पूर्ति की मात्रा ली है और वाई अक्ष पर हमने कीमत ली है। और ये मान लेते हैं कि डी जो है हमारा मांग फलन है और एस जो है ये पूर्ति फलन है, सप्लाई। जब अगर हम आगे बात करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो ओ पी कीमत है, ओ पी कीमत पर कितनी मात्रा है? ओ क्यू मात्रा है। और साम्य कहाँ हो रहा है? साम्य ई बिंदु पर हो रहा है, साम्य ई बिंदु पर हो रहा है। अगर यहाँ पर मांग या पूर्ति में परिवर्तन नहीं होता है, मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन नहीं होता है, तो यह संतुलन की अवस्था वर्तमान एक समय पर ही लागू नहीं होगी बल्कि ये भविष्य में भी लागू होगी। तो ये जो अध्ययन है ये व्यष्टि स्थितिकी है। इसके बाद में हम बात करते हैं व्यष्टिगत तुलनात्मक स्थितिकी की। तो जब दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना करते हैं, जब दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना की जाती है तो वो व्यष्टिगत तुलनात्मक स्थितिकी कहलाता है। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि जो पहले मान लो कोई कीमत ओपी थी, ओपी पर कितनी मात्रा? ओ क्यू मात्रा। ओपी जब कीमत होती है तो कितनी मात्रा? ओ क्यू मात्रा, ओ क्यू मात्रा। अगर और क्यू ओ क्यू मात्रा पर साम्य किस बिंदु पर है? साम्य है ए बिंदु पर साम्य हो रहा है। इसके बाद में बात करते हैं जब कीमत में वृद्धि हो जाती है, कीमत बढ़कर ओ पी 1 हो जाती है, कीमत बढ़कर ओ पी 1 हो जाती है तो मात्रा भी बढ़कर क्या होगी? ओ क्यू 1 होगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो मांग वक्र हमारा डी डी से क्या आ गया? डी वन पर आ गया और वहाँ पर हमारा जो साम्य है वो E1 पर आ जाता है। यानी कि इस एक बिंदु से अगले बिंदु पर एक बिंदु से, जैसे यहाँ से समझते हैं हम इसे, ये मान लो ए बिंदु है, ये मान लो बी बिंदु है। जब इस बिंदु को ध्यान में रखकर यहाँ तक पहुँचा जाता है तो ये जो दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना क्या कहलाएगी? व्यष्टिगत तुलनात्मक स्थितिकी कहलाएगी। इसके बाद में बात करते हैं व्यष्टि प्रावैगिकी। आर्थिक चरों को निरंतर गतिशील अवस्था में मानकर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? व्यष्टि प्रावैगिकी कहलाता है। आर्थिक चरों को निरंतर गतिशील माना जाता है या पुराने संतुलन से नए संतुलन पर पहुंचने की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? व्यष्टि प्रावैगिकी कहलाता है। इसका उदाहरण मक्कर जाल है। ये जो है इनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। है व्यष्टि स्थितिकी और तुलनात्मक स्थितिकी, प्रावैगिकी, इनको हम आगे की वीडियो में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को हम क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। और यहाँ पर हम जो फर्स्ट ग्रेड अर्थशास्त्र स्कूल व्याख्याता है इसका पूरा सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी भी टाइम पड़ा है, काफ़ी टाइम पड़ा है, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। तो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। नेक्स्ट वीडियो समष्टि अर्थशास्त्र पर रहेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स पर।
और इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो व्यष्टि तथा समष्टि में अंतर देखेंगे हम कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या क्या है। यहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और इसका फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देख लीजिए, क्लास फर्स्ट मैंने अपलोड कर दी है। और जो अर्थशास्त्र स्कूल व्याख्या था इसका हिंदी में सिलेबस भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर इन वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो